हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेस। किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार फिर आपके सामने लाइव आया हूं। आपके सामने जो ऑनलाइन एमसीक्यू सेशन पहले भी अपन ने 2 क्लासेस ले ली हैं। बाबा फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैकेंसियां थी, आपका 29 को पेपर एक हो चुका है। आई होप एग्जाम अच्छा हुआ होगा और उसकी आंसर की भी आ गई है। और आंसर की का जो करेक्शन था वो भी आपका 30 यानी 30 तारीख को 5 बजे तक का आपको ये टाइम दिया गया था। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट एग्जाम है वो भी आपके बहुत 12 अप्रैल को आपका और 19 अप्रैल को भी मोहाली और VFU HS के अंदर जो वैकेंसी आई है उनके बहुत ही बढ़िया एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है। अपन ने सारी बातें की थी इसके रिगार्डेड, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, क्या एमसीक्यू जिस तरह से मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी अपन ने इसके लिए स्पेशल वीडियो हम बना दिए गए हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी किरोशा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। अगर इसके बाद में अगर आपका कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा और आपकी हर एक समस्या का यहाँ पे समाधान करवाया जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं आज के इस ऑनलाइन सेशन के अंदर फर्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है। सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के पेपर जो अपन सॉल्यूशन करवा रहे हैं, BFUHS के जो लास्ट ईयर जो पेपर्स हुए थे, जो इससे पहले जो एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवाया है, वही पेपर अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और इसके साथ में कुछ सेलेक्टेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो आने वाले एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सारे के सारे सॉल्यूशन कराते हैं। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज की स्लाइड का फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू। अपने से जो फर्स्ट एमसीक्यू है केयरफुली रीड कीजिएगा। कुछ एमसीक्यू इजी भी आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे और कुछ लेवल थोड़ा हाई भी रहेगा, लेकिन घबराना नहीं है। एमसीक्यू अपन बहुत अच्छे से सबसे पहले कभी भी एग्जाम के अंदर अपन देखते हैं कि जो एमसीक्यू है उसको अच्छे से रीड करना है। जब तक अपन एक एमसीक्यू को केयरफुली रीड नहीं करेंगे तब तक अपने को जब तक समझ में नहीं आएगा वो एमसीक्यू, अपन उस आंसर की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना। द फर्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट विद 38 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन अर्ली लेबर। यानी प्रेग्नेंट लेडी है, 38 वीक के अंदर वो यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिटेशन हुई है। ठीक है। बिल्कुल अपन ने मान लिया कि उनको लेबर पेन हुआ है। द पेशेंट इज कैरिंग ट्विंस एंड वन ऑफ द फीटस इज प्रेजेंटेशन। यानी क्या है, ट्विंस है, यानी इसका मतलब ये कि मोर देन वन फीटस इज प्रेजेंट इन द प्रेगनेंसी। फीटस के आपके जो फंडल है एब्डोमेन के अंदर। अब बात करने वाले हैं द नर्स असिस्ट इन द प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट and perform the following as highest to lowest priority action in the care of this patient। तो अपने को बेसिकली ये बताना है कि यानी कि सारे के सारे ऑप्शन क्या है, राइट है, लेकिन अपने को सीक्वेंस के अंदर डालना है। यानी कि सबसे पहले हाई प्रायोरिटी क्या रहने वाला है, उसके बाद में लो प्रायोरिटी। इस सीक्वेंस के अंदर अपने से ये एमसीक्यू पूछा गया है, तो ध्यान में रखिए। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, अपने से जब भी एमसीक्यू पूछे तो याद रखिएगा क्या रहना चाहिए, एक तो मदर और उसके फीटस की सेफ्टी। ठीक है ना। हमेशा कंसर्न ये रहेगा कि जो मदर एंड फीटस है उन दोनों की सेफ्टी अपना फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा। ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में है द गेदर इक्विपमेंट ऑफ फॉर स्टार्टिंग एन आईवी। ठीक है ना। ये ऑप्शन कह रहा है आईवी, बिल्कुल आईवी चढ़ाना होगा, लेकिन उससे पहले और भी अपने पास में अटैच द इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग या फिर मेजर फंडल हाइट या फिर प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द पॉसिबल सिजेरियन सेक्शन। ठीक है। अब देखिए कि अपने पास में जो एमसीक्यू है वो बेसिकली किसका है कि कॉम्प्लिकेशन तो है। ठीक है ना। जब भी बीच प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखता है तो सिजेरियन सेक्शन की तरफ, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी। देखिए दो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है, एक तो ब्रिज प्रेजेंटेशन है, यानी जो आपका बटक्स पार्ट है वो पेल्विक एरिया के अंदर है, जो नॉर्मली क्या होना चाहिए सिपेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स डिलीवरी, जो कि एक क्या होता है आइडियल डिलीवरी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, उसके साथ में ब्रिज प्रेजेंटेशन के साथ में क्या है डियर, यहाँ पे ट्विंस है। ठीक है ना।
तो ये दो चीजें क्या इंडिकेट करती है, अपने को सीजरियन सेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं अपन कंडक्ट करेंगे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले हमेशा याद रखिएगा अपने को फीटल हार्ट रेट चेक करते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि फीटल हार्ट रेट अगर डाउन हुई तो अपने को इमीडिएट इलेक्ट जो सीजरियन सेक्शन है वो करना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा याद रखिएगा फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हुए रहना है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सबसे पहले चला जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या चला जाएगा, आपका बी ऑप्शन चला जाएगा। देन उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, उसको सीजरियन सेक्शन, ठीक है ना। देख लिया कि अपन ने जो फीटल हार्ट रेट है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, उसके बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, सीजरियन सेक्शन, ठीक है ना। तो उसके बाद में डी ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा। प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं अपन। देन उसके बाद में अपन करने वाले हैं, अपन अपने पास में एक तो है कि फंडल हाइट को मेजर करना, एंड दूसरा अपने पास में है गैदर इक्विपमेंट टू स्टडी। तो हमेशा याद रखिएगा जब अपन प्रोसीजर करने वाले हैं लेबर के दौरान फ्लूइड मैनेजमेंट बेस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रहता है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड यहाँ पे बोतल चढ़ानी पड़ेगी। तो ए ऑप्शन को अपन फिर दे देंगे इसके बाद में प्रायोरिटी। देन फाइनल अपने पास में जो बचा है वो क्या है, मेजर द फंडल हाइट। तो यानी जो भी ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है सीक्वेंस बी डी ए और सी, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। During antibiotic administration, the nurse inspect a 2-day-old IV site on the patient who न्यूट्रोपेनिक, ठीक है ना। न्यूट्रोपेनिक यानी अपने पास में जो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो पेशेंट है वो क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। और हमेशा याद रखिएगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो भी पेशेंट होते हैं वो ससेप्टिबल होते हैं किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए, ठीक है ना, ससेप्टिबल फॉर द इन्फेक्शन, ठीक है ना, ससेप्टिबल टू द इन्फेक्शन। यानी ऐसे बच्चों के अंदर या फिर ऐसे पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन का चांसेस नॉर्मल पेशेंट की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट, अपन बात कर रहे हैं कि एंड ऑब्जर्व द रेडनेस विदाउट स्वेलिंग, ठीक है ना। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, रेडनेस है, ठीक है ना, रेडनेस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, दिस इज द फ्लेबाइटिस, ठीक है ना, फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस यहाँ पे अपन इंडिकेटेड कर रहे हैं। विदाउट स्वेलिंग द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ टेंडरनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज द प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। यहाँ पे अपने को क्या पूछा गया है, प्रायोरिटी का। अगेन यहाँ पे जो एमसीक्यू है वो क्या रहेगा, अपना प्रायोरिटी रहेगा। यानी ऐसी कंडीशन देख ली है आपने, क्या है, एक तो इन्फेक्शन का, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट ऑलरेडी दे रखा है, यानी इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ज्यादा यहाँ पे फ्लेबाइटिस है तो और भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, तब अपने को बहुत अच्छे से पता है, ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपने को जो आईवी फ्लूइड है जो उसको स्टॉप करना है। देन आफ्टर अपन क्या कर देंगे, उस कैनुला को रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। देन आफ्टर अपन क्या कर देंगे, कैनुला को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन अपने से पूछ रहा है कि चेकिंग द वाइटल साइन बिफोर यूजिंग द आईवी साइट, ठीक है ना। बिल्कुल अपन वाइटल साइन चेक करेंगे, लेकिन ये इमीडिएट नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। इसको कभी भी अपन इमीडिएट के अंदर नहीं डालेंगे, यानी ये ऑप्शन क्या हुआ, बाहर चला गया। देन बी ऑप्शन, इन्फॉर्मिंग द पेशेंट दैट द आईवी विल नीड टू बी द चेंज इन ए न्यू साइट। जी हाँ, ये बात बिल्कुल अपन इस बात से क्या है, एग्री है, क्योंकि ऐसे में अपने पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि जिस वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आया है उस कारण को अपने को ढूंढना है और फिर अपने को उसको ट्रीट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आईवी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला है, तो आईवी साइड पे क्या देखने को मिला है, रेडनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन ने कैनुला लगाया था वो क्या हो चुका है,
आउट हो चुका है, इसलिए अपने को नीड है कि उसको रिमूव करना है और उसकी जगह पे अपने को नया कैनुला एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस्क्राइब पेन मेडिकेशन, जी हाँ, इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, पेनफुल मेडिकेशन दे सकते हैं या फिर पेनफुल ओइंटमेंट जो है वो अपन वहां पे दिस साइड पे अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, इन्फॉर्मिंग द पेशेंट कंजर्व एनर्जी, तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, अपना राइट आंसर चला जाएगा। देन अपन बात करते हैं, तो दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, केयरफुली रीड कीजिएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, which of the following description of the dopamine hypothesis is accurate about the causes of schizophrenia, ठीक है ना। पेशेंट किसका है, सीजोफ्रेनिया का है, और अपने से पूछा गया है कि डोपामिन बेसिकली कैसे असर करता है सीजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर। तो अपने से जो एमसीक्यू फर्स्ट पूछ रहा है, सॉरी ऑप्शन पूछ रहा है, द किडनी कॉजेज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द डोपामिन इन द बॉडी दैट किडनी डू नॉट रेडिली एक्सक्रीट, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल ही क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे खेल किसका है, सीजोफ्रेनिया, यानी कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो अपना थॉट से है, और थॉट बेसिकली माइंड से यहाँ पे रिलेशन रहेगा डोपामिन, और जो बेसिकली इसका जो रिलेशन रहता है वो किसके अंदर, अपन बेसिकली देखते हैं कि पार्किंसन डिजीज के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो डोपामिन रहती है, ठीक है ना। तो यानी ये क्या है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो डोपामिन बेसिकली जो नर्वस सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं कि बेस्ट इफेक्टिव रहता है डोपामिन पार्किंसन डिजीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है किडनी से रिलेटेड। बी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, देयर इज द एक्सेसिस ऑफ द डोपामिन फाउंड इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स इन द ब्रेन, ठीक है ना। ब्रेन के जो क्लेफ्ट्स, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स है, वहां पे क्या होता है, डोपामिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव होने के कारण बेसिकली ओवर एक्टिविटी देखने को मिलती है, और सीजोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव सिम्टम है, हेलुसिनेशन है, और पॉजिटिव सिम्टम कौन से रहेंगे सीजोफ्रेनिया के, पॉजिटिव सिम्टम की अगर मैं बात करूं, वो बेसिकली क्या रहने वाला है, आपका डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, आपका इल्यूजन है, ये सारे के सारे ओवर एक्टिविटी, ठीक है ना। इसको अपन एक ही वर्ड में बोलेंगे, ओवर एक्टिविटी, और ये कब होगा, जब डोपामिन का लेवल इंक्रीज होगा आपके ब्रेन के अंदर। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। सी ऑप्शन की मैं बात करूं, टू लिटिल डोपामिन इन द ब्रेन कॉजेज द हेलुसिनेशन, हमेशा याद रखिएगा, हेलुसिनेशन बेसिकली कब होता है, जब डोपामिन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, न कि कम होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, ए अब नॉर्मल लेवल ऑफ डोपामिन कॉजेज स्ट्रक्चरल ब्रेन अबनॉर्मलिटी, ठीक है ना। अबनॉर्मल लेवल ऑफ डोपामिन कॉजेज द स्ट्रक्चर, हमेशा याद रखिएगा स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा डिफरेंस, कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट नहीं आता है, हमेशा इंजुरी जब भी होती है तब स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर। बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, ठीक है ना। उड़ती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और बुलंद हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जो आपने सोच लिया, वो निश्चय कर लिया कि एग्जाम के अंदर आपको सिलेक्शन होना है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको वो एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब देन नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, बहुत ही ज्यादा बार बार एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू पूछा जाता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन से रिलेटेड हमेशा एग्जाम के अंदर आपका कोई भी सेंट्रल एग्जाम हो या फिर स्टेट एग्जाम हो या फिर किसी भी तरह का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो, उसके अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड हमेशा 1 से लेके 2 एमसीक्यू हमेशा देखने को मिलता है। फर्स्ट अपने पास में एमसीक्यू जो पूछ रहा है कि व्हेन द पर्पस इज टू लिमिट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज टू कंट्रोलिंग causes and risk factor, which of the following is right, ठीक है ना। कि अपन बेसिकली क्या करते हैं कि पर्पस क्या रहता है, लिमिट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज, यानी कंट्रोल कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक अपने से एमसीक्यू पूछा गया है कि ध्यान रखिएगा, फोकस कीजिएगा, रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। और रिस्क फैक्टर को अपने को कम करना है,
तो यानी ये क्या है, एक एक्शन फेज है। तो और हमेशा याद रखिएगा विदाउट रिस्क फैक्टर किसके अंदर चला जाएगा आपका, विदाउट रिस्क फैक्टर, विदाउट विदाउट रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर बेसिकली किसके अंदर चला जाएगा आपका, प्रीमोर्डियल के अंदर, ठीक है ना। किसके अंदर चला जाएगा डियर, प्रीमोर्डियल के अंदर। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन को, ठीक है ना। हेल्थ एजुकेशन को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। यानी आपको डाइट मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, योगा मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली अपन क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को यहाँ पे कम करते हैं, ठीक है ना। अब प्राइमरी के अंदर बेसिकली क्या रहता है, आपके जितने भी जो वैक्सीनेशन है, आपके जितने भी जो प्रिकॉशंस हैं, आपके जितने भी एनाफाइलेक्सिस है, आपके क्वारंटीन है, ये सारे के सारे किसके अंदर चला जाएगा, आपका प्राइमरी, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है रिस्क फैक्टर, प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। प्रेजेंट रहता है क्या, रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो अब ए ऑप्शन की तरफ जब भी मैं जाऊंगा तो हमेशा याद रखिएगा क्या रहेगा, विदाउट रिस्क फैक्टर। यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हमेशा याद रखिएगा विथ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर। एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है, आपके क्वारंटीन का एग्जाम्पल है, वैक्सीनेशन का ये एग्जाम्पल है, एनाफाइलेक्सिस का ये जो एग्जाम्पल है, वो सारे के सारे किसके अंदर चला जाएंगे, प्राइमरी के अंदर, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्शन फेज। इसके लिए अपने को डिजीज को रोकने के लिए कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे नॉट फॉर एनफ फॉर एजुकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ हेल्थ एजुकेशन तक यहाँ पे अपन नहीं सीमित रहेंगे, ठीक है ना। तो रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन की जब भी मैं बात करूंगा तो क्या रहेगा, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, ठीक है ना। ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं फाइनली इज द टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन का मीन्स ये होगा कि अब डिजीज क्या हो चुकी है, डायग्नोसिस हो चुका है, डिजीज प्रेजेंट है, और डिजीज होने के बाद में अपन उसके कॉम्प्लिकेशन को कम करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, रिहेबिलिटेशन करते हैं। ये बेसिकली सारा का सारा किसके अंदर चला जाएगा, आपका टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर चला जाएगा। ये अपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर अपन देखते हैं कि हमेशा एक न एक एमसीक्यू देखने को मिलता है, इसलिए अच्छे से सारे लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोडियल, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये सारे के सारे आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर चला जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। उससे पहले आपके लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन, मात्र 999 के अंदर आपको ये क्रेश कोर्स, एमसीक्यू क्रेश कोर्स है। अभी भी आपके पास में टाइम है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। 12 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, 19 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मात्र 999 के अंदर आपको ये बेस्ट फैसिलिटी मिलने वाली है। एमसीक्यू कोर्स जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, वो सिलेक्टेड जो एमसीक्यू हैं, आपके एग्जाम की जो अपन ने एक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू सेशन तैयार किया है। तो किरोशा एकेडमी के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां पे उस ऐप के अंदर नर्सिंग के फोल्डर के अंदर जाएंगे, तब आपको मात्र 999 के अंदर तो जरूर परचेज कीजिएगा। ये आपको फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए बेस्ट प्लान अवेलेबल है, और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट। द नेक्स्ट एमसीक्यू, आ जाइए जल्दी से वापस अपने टॉपिक्स के ऊपर। द नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछ रहा है आपने से, द इशू दैट द डिटरमाइन एंड इंसिडेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है ना। बैटरी का मतलब बेसिकली क्या होगा, अपन ने पहले भी इसके बारे में बहुत बार पढ़ा है। बैटरी की मैं बात करूं तो एक होता है एसॉल्ट और दूसरा होता है बैटरी, यानी इंटेंशनल टॉर्ट, ठीक है ना। टॉर्ट में अपन जब इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एसॉल्ट यानी डराना धमकाना, यानी टू थ्रेट, ठीक है ना। पेशेंट को बेसिकली अपन किसी भी दवाई लेने के लिए फोर्स करते हैं, या फिर उसको डराना, टू थ्रेट, ठीक है ना। उसके बाद में बैटरी, बैटरी का मतलब ये होता है टू टच द पेशेंट विदाउट एनी कंसर्न, ठीक है, बिना परमिशन के पेशेंट को क्या करते हैं, टच करना, ये भी एक क्या है, आपका इलीगल है, ठीक है ना। ये अपने नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है। देन फॉल्स इंपेयरमेंट थर्ड अपन पढ़ते हैं, यानी पेशेंट के ऊपर क्या करते हैं अपन,
रेस्ट्रिक्शन या फिर बाउंडेशन जो डालते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉल्स इंपेयरमेंट। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं कि बैटरी का मतलब बेसिकली अपन ने बात कर ली है, क्या रहने वाला है, टच टू द पेशेंट, टच टू पेशेंट विदाउट कंसेंट। ठीक है ना, विदाउट कंसेंट या परमिशन, विदाउट कंसेंट या फिर परमिशन, पेशेंट की परमिशन के बिना उसको, या फिर ऐसे कहें कि कोई नीड नहीं थी लेकिन फिर भी अपने टच किया उसको, तो ये बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे इलीगल है, ये अपना कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है। द पेशेंट हैज बीन द गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए ट्रीटमेंट, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए बेसिकली हमेशा याद रखिएगा, अपन पढ़ते हैं क्वासी इंटेंशनल के अंदर जो अपन लेबाइल है और दूसरा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है ना, लेबाइल के अंदर अपन लीगल जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली अगर देते हैं स्पीक के द्वारा, ठीक है ना, जब बोल के देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेंडर, और वो भी और रिटर्न के द्वारा अपन अगर किसी पेशेंट को रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हमेशा याद रखिएगा लेबाइल। ठीक है ना, जब भी बात आए सिलेंडर की बात आए तो हमेशा याद रखिएगा क्या रहेगा, स्पीक यानी बोल के, और लेबाइल का मतलब ये होता है रिटर्न के द्वारा रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना, वो बेसिकली क्या रहेगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। बी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, द पेशेंट इज जज्ड इन कॉम्पिटेंट टू कंसेंट ट्रीटमेंट एंड रिसीव इम्प्रॉपर केयर, एंड सी ऑप्शन की तरफ चला जाऊं, the care that the patient has refused is to force upon them without court authorization, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, ए पेशेंट जज इनकॉम्पिटेंट टू कंसेंट टू द ट्रीटमेंट एंड रिसीव, तो ये बेसिकली यहाँ पे नहीं रहने का, माल प्रैक्टिस के अंदर चला जाएगा, नेग्लिजेंसी के अंदर चला जाएगा। लेकिन हाँ, केयर दैट द पेशेंट हैज रिफ्यूज, ठीक है ना, इज फोर्स्ड अपॉन द विदाउट एनी कोर्ट ऑथराइजेशन। ठीक है ना, बिना कोई कोर्ट की परमिशन के, बिना कोई पेशेंट की कंसेंट के उसको अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए या फिर टच कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या रहेगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट चला जाएगा। बैटरी का मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट चला जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ठीक है, द नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन आपके पास में ओबीजी का एमसीक्यू है, और सारे के सारे जो बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत ही खास इनको ये एमसीक्यू हैं, तो केयरफुली जरूर रीड कीजिएगा, एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ें और ट्राई कीजिए कि आप अच्छे राइट आंसर करें, जिससे आपको बेस्ट कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम के अंदर। एंड एंटीनेटल क्लिनिक, ठीक है ना, एंटीनेटल क्लिनिक का मतलब ये होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो आप विजिट्स करते हैं, जो केयर करते हैं, बेसिकली एंटीनेटल केयर द नर्स her prenatal sign and symptom, which of the following finding would be the nurse determine and presumptive sign। presumptive sign का मतलब ये होता है कि ऐसे साइन जिसके द्वारा अपन बिल्कुल ही देन ओनली फॉर 10% ही कह सकते हैं कि ये पेशेंट क्या है या ये लेडी क्या है, प्रेगनेंसी है, यानी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली किसके अंदर आ जाएगा, आपका प्रिजम्पटिव साइन के अंदर इन प्रेगनेंसी। और अपने से पूछा गया कि सेलेक्ट ऑल अप्लाई, यानी इसमें से कौन कौन से सिम्टम है वो क्या है, प्रिजर्वेटिव सिम्टम है, ये अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अपन देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बढ़ जाती है आपके। अगर मैं बात करूं ब्लेडर बेसिकली क्या रहता है, फंडल हाइट इंक्रीज होने के कारण कंप्रेस होता है, इसके कारण बेसिकली देखने को मिलता है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत बार बार फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन लगती है। एचसीजी जो हार्मोन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बेसिकली यहाँ पे आल्सो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो फ्रीक्वेंसी यूरिन बिल्कुल राइट आंसर है, ये ऑप्शन बिल्कुल होगा आपका बी, ब्रेस्ट टेंडरनेस। जी हाँ, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी देखने को मिलता है। देन सी ऑप्शन इज द क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब ये होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। ठीक है ना, फर्स्ट फीटल मूवमेंट, मूवमेंट जो फेल्ट किसके द्वारा होता है, फेल्ट बाय मदर। ठीक है ना, बाय मदर, ये सिर्फ और सिर्फ मदर के द्वारा फील किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में 16 टू 20 वीक्स। ठीक है ना, अगर प्राइमी ग्रेविडा है तो 20 वीक्स मानेंगे अपन, 18 से लेके 20 वीक्स मानेंगे।
और अगर जो मल्टी ग्रेविटा यानी जो ऑलरेडी पहले भी प्रेगनेंसी हो चुकी है, ऐसी मदर को 16 वीक पे जो अपने इनसाइड फंडल है के अंदर जो एक हल्का सा बहुत ही लाइट जो मूवमेंट फील होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन कभी भी नहीं बोल सकते, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसको अपन प्रेगनेंसी के अंदर कंसीडर्ड नहीं करेंगे। तो सी ऑप्शन भी क्या चला जाएगा आपका। और उसके बाद में आता है यूटेराइन ग्रोथ, ठीक है ना। यूटेराइन ग्रोथ बेसिकली यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। यूटेराइन ग्रोथ बेसिकली क्या रहेगा आपका अप्रोबेबल साइन के अंदर चला जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है ना। एमनोरिया, जी हाँ बिल्कुल, यानी मास्टुल साइकिल, ठीक है ना, जो आपका मेस्ट्रुअल साइकिल है वो यहाँ पे अब्सेंस देखने को मिलेगा। तो कई बार इरेगुलर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी एमनोरिया देखने को मिलता है, मेस्ट्रुअल साइकिल इम्प्रॉपर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि प्रेगनेंसी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये भी कभी भी आपका न तो ये प्रोबेबल साइन है न ये कंफर्मेटरी साइन है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कंफर्मेटरी जो साइन रहेगा प्रेगनेंसी का वो रहेगा आपका, आप जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो फीटल हार्ट रेट को चेक करते हैं यानी प्रेजेंस है वहां पे फीटल हार्ट रेट, दिस इज साइन इज द पॉजिटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एमनोरिया क्या चला जाएगा आपके, एमनोरिया बेसिकली किसके अंदर चला जाएगा आपका प्रिज्म टी साइन के अंदर, ठीक है ना। ए बी सी ई यहाँ पे राइट आंसर चले जाएंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। A 9-year-old is about to have surgery. The physician order meperidine 20 mg LV pre-operatively. The container reads 50 ml. The nurse should be the administration. ठीक है, अपन ने कल भी देखे दो एमसीक्यू जो है ड्रग कैलकुलेशन का है, आज फिर एक ड्रग कैलकुलेशन का एमसीक्यू आपके सामने है। इसका मतलब ड्रग कैलकुलेशन के एमसीक्यू आपको अच्छे से करके जाना है, एग्जाम के अंदर इसका वेटेज रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो फॉर्मूला है वो बेसिकली अपन क्या करते हैं, डिजायर बटा अवेलेबल, डिजायर्ड बटला अवेलेबल, ठीक है ना, अवेलेबल यानी ऑर्डर कितनी है अपने पास में, वो है बेसिकली 50 mg, ठीक है ना। वो कितनी है 50 mg और अवेलेबल कितना रहने वाला है 20 mg, ठीक है। डिजायर्ड बटा अवेलेबल, सॉरी डिजायर्ड बेसिकली यहाँ पे कितना रहने वाला है 20, ठीक है ना, करेक्शन कीजिएगा 20, एंड जो अवेलेबल है वो है आपके पास में 50 mg, और दोनों ही यूनिट किसके अंदर है, mg के अंदर यूनिट है, तो अपने को mg के अंदर दोनों यूनिट है तो चेंज करने की नीड नहीं रहेगी। और जब अपन इसको भाग करेंगे 20 के अंदर 50 का जब अपन भाग देंगे तो बेसिकली कितना रह जाएगा अपने पास में 0.4 ml यहाँ पे निकल के आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट चला जाएगा। और इनटू क्वांटिटी के बारे में पूछे तो आप क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है 1, तो इसलिए राइट आंसर क्या चला जाएगा 0.4 ml। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में है, विल मॉनिटरिंग ए 53-year-old client is undergone treadmill stress test, which client finding will be the required the most immediate action, ठीक है। एक पेशेंट बेसिकली अगर मैं बात करूं 53 साल के हैं और उनको क्या दिया गया है, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, यानी कंटिन्यू उनकी हार्ट रेट को मॉनिटर किया जा रहा है। द क्लाइंट विल रिक्वायर द मोस्ट इमीडिएट एक्शन, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको अपने को प्रायोरिटी पे रखना है, यानी वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की तरफ जा सकता है जिसको अपने को इमीडिएट फोकस करने की जरूरत है और उसको केयर करने की जरूरत है। तो अगर ए ऑप्शन की तरफ मैं चला जाऊं तो हमेशा याद रखिएगा चेस्ट पेन, ठीक है ना, चेस्ट पेन हो रहा है, इसका मतलब वो बेसिकली किसको इंडिकेटेड कर रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, ठीक है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को इंडिकेटेड कर रहा है। और ये क्या है, हार्ट डिसऑर्डर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। इसको हमेशा अवॉइड नहीं करना है, चेस्ट पेन को अवॉइड नहीं करना है। देन बी ऑप्शन की तरफ मैं चला जाऊं, सैचुरेशन अभी 91% है तो एक बार के लिए अपन इसको डिले कर सकते हैं, ठीक है ना। होना तो 95% चाहिए लेकिन उससे भी पहले अपने पास में चेस्ट पेन का है, इसलिए उसको अपन क्या दे देंगे प्रायोरिटी। देन हार्ट रेट इज द 134 बीट्स पर मिनट, ठीक है ना, हार्ट रेट कितनी है अपने पास में 134 मिनट है, तो ये भी अपन एक बार के लिए क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, इसको इतना भी सीरियस लेने की नीड नहीं है। द ब्लड प्रेशर 152
ये भी एक बार के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी की बात आई है तो हमेशा याद रखिएगा, प्रायोरिटी बेस्ट प्रायोरिटी क्या चली जाएगी, चेस्ट पेन जो भी क्या है लेवल 3 लेवल का, यानी बहुत सीवियर पेन है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, मैनेज करेंगे सबसे पहले, जिससे क्या हो मायोकार्डियल इंफेक्शन जैसे जो कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट के कार्डिक प्रॉब्लम है, उसको मैनेज किया जा सके। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। The next MCQ, which of the following would be the nurse expect to assist a client with a long-term maladaptation to stressful event? Give me this answer कीजिएगा, क्या रहने वाला है, यानी बहुत ज्यादा जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन है वो बेसिकली सीवियर किसके अंदर देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं तो वो चारों के चारों ऑप्शन है, वो सारे के सारे ऑप्शन है बेसिकली अगर मैं बात करूं स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण बिल्कुल ट्रिगर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन डायरिया बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो इतना नहीं होगा, ठीक है ना। स्ट्रेस के कारण डायरिया हो सकता है लेकिन वो एक एक्यूट फेज के अंदर रहेगा। ऐसा नहीं है कि परसिस्टेंट डायरिया यहाँ देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक डायरिया देखने को मिले। और जब तक लॉन्ग टाइम डायरिया नहीं रहता है या फिर 14 मोर देन 14 टाइम्स यहाँ पे एक दिन के अंदर यहाँ पे डायरिया नहीं होते, तब तक इतना कंडीशीरियस देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो बिल्कुल ही कट गया। प्रोफिस डाइफोरेसिस भी यहाँ पे इतना नहीं देखने को मिलेगा। पल्स भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं अपन, तो ये भी यहाँ पे इतना सीरियस कंडीशन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस ये, ठीक है ना, इन्फ्लामेटरी बोवल सिंड्रोम, ठीक है ना। आईबीएस के अंदर अपन एक तो पढ़ते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं कॉन्स डिजीज, ठीक है ना। इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज के अंदर अपन जब बोलते हैं बेसिकली इसके अंदर देखने को मिलता है क्या, सीवियर ब्लडी डायरिया, ठीक है ना। सीवियर ब्लडी डायरिया जो एक क्या है कॉम्प्लिकेशन है, सीवियर ब्लडी डायरिया, सीवियर ब्लडी डायरिया यहाँ पे किसमें देखने को मिलता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, ठीक है ना। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो एक क्या है सीरियस कंडीशन है, इसलिए बी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। द नेक्स्ट एमसीक्यू, एक कैटाबोलिक एंजाइम, जैसा कि अपने को पूछा गया है कैटाबोलिक, ठीक है ना, तो हमेशा क्या करेगा ब्रेक डाउन, ठीक है ना। कैटाबोलिक का काम क्या है, ब्रेक डाउन या फिर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो द जॉइंट्स टू और मोर, कभी भी जॉइंट्स नहीं होगा तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्लैप्स ए मॉलिक्यूल इनटू द टू और मोर, ये बात बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दो या फिर दो से ज्यादा। मल्टीप्लीकेशन जब भी देखने को मिलता है कैसी कंडीशन के अंदर, कैटाबोलिक यानी ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिले, तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या चला जाएगा आपका राइट आंसर चला जाएगा। सी ऑप्शन नहीं रहने वाला है, द केमिकल मैसेंजर नॉट फॉर एनफ insert the substances between the two or more existing molecules, तो ये भी रॉन्ग चला जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आज का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू सेशन था यहीं पे होता है समाप्त। सारे एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो बहुत ही सिलेक्टेड हैं। इसी तरह अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू के सेशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। एक बार फिर से आपका तहे दिल से आभार कि आपने इस हमारे कृषा एकेडमी के ऊपर ट्रस्ट किया और आपका ये ट्रस्ट बिल्कुल आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। ओके, थैंक यू।